हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और अपने सूक्ष्म जीवों वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर अपने आज देखेंगे जैवनाशी। ठीक है, अपने जैवनाशी के बारे में चर्चा करेंगे। और सूक्ष्म जीवों वाले चैप्टर के अंदर अपने क्या देख चुके हैं, अपने देख चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण एंजाइमों के बारे में, कार्बनिक अम्लों के बारे में, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट के बारे में कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वापस आज किस पर बात करेंगे। आज की जो चर्चा अपनी रहेगी वो किस पर रहेगी, वो जैवनाशी के ऊपर रहेगी कि जैवनाशी जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला ही पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि जैवनाशी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैविक कारक होते हैं। क्या होते हैं, जैविक कारक ही होते हैं, जैविक कारक होते हैं। ठीक है, जैविक कारक होते हैं। जैवनाशी क्या होते हैं भाई, जैविक कारक होते हैं। पहला पॉइंट अपने को ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा समझो इसको। जैविक कारक यानी आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि अपने लोग क्या कर रहे हैं या किसान लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे हैं वैसा ही व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, किसानों के ऊपर अगर मान लो वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, या उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। और पेस्टिसाइड किसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड रासायनिक दवाइयों को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड रासायनिक दवाइयों को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जैवनाशी है, इसको अपने क्या बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए, अपनी जो भी फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के ऊपर कोई भी मान लो कीट लग गया, तो उस कीट को अपने हटाने के लिए, उस कीट को मारने के लिए क्या करते हैं, खतरनाक से खतरनाक स्प्रे का उपयोग करते हैं, या अपने खतरनाक से खतरनाक दवाइयाँ डालते हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं उन दवाइयों का असर जो है वो अपने भोजन के अंदर, यानी गेहूं के ऊपर छिड़काव करने के बाद में गेहूं के जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनसे अपने शरीर तक भी पहुंच रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा आज के जंतु हैं या आज के जो मानव हैं, आज के जो मनुष्य हैं, उनमें उतनी बात जो है वो ताकत वाली या स्वस्थ रहने वाली जो बात है, या इम्यूनिटी पावर जो है उनका आगे से आगे कमजोर होता जा रहा है। तो अपने बात करेंगे बायोपेस्टिसाइड की। बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक जैविक कारक होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जैविक पदार्थों से मिलकर बने हुए हों या वो खुद भी जैविक हों। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, बायोपेस्टिसाइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मारते हों, अपने को उन जीवों से निजात दिलाते हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, मान लो आपने गेहूं बिजाए, ठीक है, गेहूं की बिजाई की है और गेहूं के ऊपर क्या लग गया, कोई रोग लग गया, कीट लग गया। अब उस कीट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर रासायनिक दवाइयों का, खतरनाक से खतरनाक रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते हो। अगर मान लो खतरनाक से खतरनाक दवाइयों का छिड़काव किया है, अगर उससे कीट मर जाए, और एक आप क्या करो, किसी जैविक कीट का उपयोग करो, वो कीट क्या करे, आपके गेहूं को नुकसान ना पहुंचाए, ना ही आपके गेहूं को पहुंचाए और ना ही आपको पहुंचाए, और उस कीट को मार दे, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, वो अपने लिए हो जाएगा क्या, जैवनाशी हो जाएगा और जैविक कारक हो जाएगा। वो जैविक कारक है खुद। तो जैविक कारकों के अंदर पहला ही मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं, पहले वो ध्यान रख लेना। जैविक कारकों के रूप में बैक्टीरिया हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, यानी जीवाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु हो सकते हैं जैविक कारकों के रूप में। वहीं पे मैं बात करूं, इनके सिवा कौन हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। वही बात करें तो चींचड़ी हो सकती है। क्या हो सकती है, चींचड़ियां भी हो सकती है। चिड़िया नहीं बोल रहा हूं मैं, चींचड़ियां बोल रहा हूं। जो छोटी छोटी चींचड़ियां होती है वो वायरस या बैक्टीरिया को खा जाती है। ठीक है, तो कवक हो सकती है। क्या हो सकती है, कवक हो सकती है। यानी ये सब जो है वो किसके रूप में हो सकते हैं, जैविक कारकों के रूप में हो सकते हैं। अपने लिए क्या कर सकते हैं, जैवनाशी की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और अपने को रोगों से कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, या पूरा ही निजात दिला सकते हैं, ये मान सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझना, एग्जांपल समझना। ये उदाहरण जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहले ही अपने एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ बेसिलस थुरिंजियसिस की। किसकी बात करता हूँ, बेसिलस थुरिंजियसिस। ठीक है, बेसिलस थुरिंजियसिस क्या है, आप लोगों ने शायद इसका नाम सुन रखा हो और नहीं भी सुन रखा होगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने बेसिलस थुरिंजियसिस के आधार पे याद करना है कि बीटी कपास को आप लोगों ने देखा है अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर जो भी फसल बोई जाती है कपास की, उसके अंदर अपने बात करते हैं कि भाई साहब बीटी कपास बो। बीटी कपास जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई साहब बीटी कपास के अंदर ये क्या है, ये जीवाणु है। ये जो है वो क्या है, जीवाणु है। ये जीवाणु है, और इस जीवाणु की जो जीन है उसको निकाल के क्या कर दिया गया है, पादप के अंदर फिट कर दिया गया है। ठीक है, तो पादप के अंदर यानी कपास के पादप के अंदर डाल दिया गया है।
तो बेसिलस थुरिंजियसिस जीवाणु से क्या बना दी, बीटी कपास बना दी। अपने बीटी कपास की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं जीवाणुओं की, जैवनाशी की। तो सबसे प्रथम ये अपने बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम, क्या बोल सकते हैं, सर्वप्रथम जो जैवनाशी बना था, जैवनाशी, सर्वप्रथम जैवनाशी के रूप में काम किसको लिया गया था, सर्वप्रथम जैवनाशी के रूप में या व्यापारिक स्तर पर किसका उपयोग किया गया था, इसी जीवाणु का उपयोग किया गया, इसी जीवाणु का उपयोग किया गया। यह बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले व्यापारिक स्तर पर जैवनाशी जो बनाया गया था वो कौन सा था, वो था बेसिलस थुरिंजियसिस। ठीक है, कौन सा था, बेसिलस थुरिंजियसिस। ये क्या करता है, ये क्रिस्टलीय करके रवे बनाता है, क्रिस्टलीय रवे बनाता है। क्या बनाता है, ये क्रिस्टलीय रवे बनाता है। रवे समझते हो ना, रवे यानी ऐसी क्रिस्टलीय प्रोटीन बनाता है, एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है, यानी क्रिस्टलीय इस प्रकार के रवे या प्रोटीन बनाता है जो क्या करते हैं, जीवाणुओं को, अन्य जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको मार देता है और अपनी जो फसल है उसको क्या कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। तो ये एक जीवाणु का उदाहरण हो गया आपके लिए कि ये एक जीवाणु है और ये जीवाणु क्या करता है, ये जीवाणु तो भाई साहब क्या करता है, अपने जो फसल है उसको बचाता है, अपनी फसल को क्या करता है, रोगों से बचाने का काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवाणु है अपने लिए। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं रफ कर दूं, उसके बाद में 2-4 एग्जाम्पल और देखेंगे जैवनाशियों का। ठीक है, हाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। जैवनाशियों का एक तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, एक तो बेसिलस थुरिंजियसिस हो गया। ठीक है, ये किस प्रकार से अपनी हेल्प करता है वो आपको पता लग गया होगा। इस जीवाणु को क्या किया जाता है, फसलों के अंदर डाल दिया जाता है और फसलों की क्या करता है, ये रोगों से रक्षा करता है और अपने लिए कम हानिकारक है। यानी ऐसे जीवाणुओं का, ऐसी कवकों का उपयोग किया जाने लग जाए तो अपने जो रासायनिक हानिकारक रसायनों का फसलों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं उससे अपने को निजात मिलेगी और अपनी फसलें भी सुरक्षित रहेगी और अपने खुद भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा खतरनाक स्प्रे करते हैं, जैसे मान लो आपने रिजका बो रखा है, रिजका या आपने जो भी ज्वार वगैरह बो रखी है पशुओं को डालने के लिए, उस पर आप खतरनाक स्प्रे करते हो। ठीक है, या अपने गेहूं की बात कर लो, गेहूं का जो भूसा होता है उसको किसको डालते हो, पशुओं को डालते हो, दुधारू पशु जो होते हैं। अब दुधारू पशुओं को गेहूं का भूसा डालोगे तो उस गेहूं के भूसे के अंदर क्या मिला हुआ है, जो भी आपने हानिकारक रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग किया है वो उस भूसे के साथ में है। तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो पशुओं के अंदर आ जाएंगे और वो पशुओं के अंदर आ जाएंगे तो उनके दूध के अंदर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी और दूध से वो अपने शरीर के अंदर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो अपने क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, अपना इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा और दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन इसी प्रकार से मनुष्य जो है वो कमजोर होता जा रहा है। तो इसलिए जैवनाशियों का उपयोग करने के लिए अपने को सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए, किसानों को भी, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तीसरा अपने बात करें, तीसरा अपने जो बात करें उदाहरण की, तो तीसरा उदाहरण अपने ले सकते हैं भृंग का। किसका ले सकते हैं, भृंग का उदाहरण ले सकते हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं, बीटल बोलते हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं, बीटल बोलते हैं। इसका भी नाम जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। अगर किसी ने कोई साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट इसको देख रहा है तो भृंग बीटल को आसानी से जानता होगा, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भृंग बीटल जो है वो क्या है, एक प्रकार का कीट है। भृंग बीटल क्या है, एक प्रकार का कीट है। ये क्या है भाई साहब, ये तो कीट है। ठीक है, अब ये कीट क्या करता है, ये दूसरे कीटों को खाता है, फसल को नुकसान जो है वो कम पहुंचाता है। दूसरे कीट किसको खाएगा, एक तो खाएगा एम्फिड को। किसको खाएगा, एम्फिड कीट जो है उनको खा जाएगा। वह किसको खा जाएगा, मच्छरों से छुटकारा दिलाता है। किससे छुटकारा दिलाएगा, मच्छरों से छुटकारा दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। अब सर बात करो, इस दुनिया के अंदर तो मच्छर बहुत फैले हुए हैं, तो क्यों ना इसी बीटल को लाकर छोड़ दिया जाए और अपने सारे मच्छर जो है वो खत्म कर दे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। ये जो भृंग है या एम्फिड है, सॉरी बीटल है, ये क्या करता है, एम्फिड कीटों को मार के खा जाता है। ठीक है, मनुष्य को भी नुकसान कम पहुंचाता है और उनकी फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, ये अपने लिए फ्री फंड में काम करता है, ये समझ लो। ठीक है, लेकिन भाई साहब इसको काम करवाने के लिए इसकी जातियों को बढ़ाना तो पड़ेगा। अरे इनकी जनसंख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इनको काम करवाने के लिए इनकी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, और इनकी जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देंगे तो ये अपने क्या कर सकते हैं, इस जैवनाशी का उपयोग कर सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए। तो पूरी दुनिया से क्या हो जाएंगे, मच्छर गायब हो सकते हैं अगर इनकी जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए तो ये संभव है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण की अगर बात करें, 4th नंबर का उदाहरण कौन सा है जैवनाशी का, तो 4th नंबर पे अपने देख लेते हैं ट्राइकोडर्मा कवक देख लेते हैं। कौन सी देख लेते हैं, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा कवक है। ठीक है, अभी देखा ऊपर वाला उदाहरण ये कीट का है, पहले जो देखा था बेसिलस थुरिंजियसिस वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया है,
ये कीट है, ट्राइकोडर्मा क्या है, कवक है। अपने सभी का एक उदाहरण देखेंगे। तो ये कवक क्या होती है, पादप रोग को नियंत्रण करने का काम करती है। ये क्या करती है, पादप रोग के अंदर काम में ली जाती है। किसके अंदर ली जाती है, पादप रोग नियंत्रण के अंदर, पादप रोग नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण। पादप रोग नियंत्रण में क्या करते हैं, इसका काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई फसलें उगाते हैं, कई बाग लगाते हैं, तो उनके अंदर क्या किया जाता है, ट्राइकोडर्मा एक कवक आती है, उसको क्या किया जाता है, उसके बीजों से, उसके बीजों को इससे क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है और बाद में बीजों को बो दिया जाता है। तो ये बहुत सारे हानिकारक रोगों से क्या करती है, रक्षा करती है पादप की। ये क्या है, मुक्त जीवी कवक है। ये क्या है, मुक्त जीवी कवक है। ये क्या है भाई साहब, मुक्त जीवी कवक है, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ये होगी ट्राइकोडर्मा की बात। कितने उदाहरण हो गए, बेसिलस थुरिंजियसिस, भृंग बीटल का हो गया, ट्राइकोडर्मा कवक होगी। ये सभी क्या है, ये सभी अपने लिए जैवनाशी की तरह काम करने वाले सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो अपने इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हानिकारक रासायनिक केमिकल से अपने बचे रहेंगे। ना ही तो इनको नुकसान होगा और ना ही अपने को नुकसान होगा, ना ही अपनी फसल को नुकसान होगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ और अगला एक उदाहरण और रह गया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइकोडर्मा फंगस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये ट्राइकोडर्मा फंगस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अगला जो उदाहरण है वो कौन सा देखेंगे, अगला जो अपने उदाहरण देखेंगे वो अपना है बेक्यूलोवायरेसिस का। किसका है, बेक्यूलोवायरेसिस। 4th नंबर का जो अपना उदाहरण है बेक्यूलोवायरेसिस, ठीक है। अब बेक्यूलोवायरेसिस वैसे तो ये हानिकारक भी बहुत है, लेकिन इसकी भी एक प्रजाति है जो अपने जैवनाशी के रूप में काम में लिए जाते हैं। वो इसकी भी एक प्रजाति है जिसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोली, जिसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोली हाइड्रोक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोली हाइड्रोक्सिस बोलते हैं। इसको अपने क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। इसे क्या लेते हैं, इसे काम में लेते हैं, इसे काम में लेते हैं, इसे काम में लेते हैं, ठीक है। और इसका शॉर्ट नाम क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NPV, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे, इसको शॉर्ट में NPV बोलते हैं। NPV क्या है, न्यूक्लियोपोली हाइड्रोक्सिस वायरस या हाइड्रोक्सी वायरसिस बोलते हैं, हाइड्रोक्सी वायरसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोली हाइड्रोक्सी वायरसिस बोलते हैं। ये भी क्या करता है, ये भी कुछ वायरसों को खाने का काम करता है, जो भी पादप रोग वायरस है, ठीक है। ये आपने बोल सकते हैं कि पादप वायरस को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे। तो कितने उदाहरण हो गए इस प्रकार से। सबसे पहला आपने देखा बेसिलस थुरिंजियसिस, वो जीवाणु था, ठीक है। वो क्या करता है, जिस प्रकार से बीटी कपास के अंदर डाला गया है, ठीक है। उसके बाद में अपने क्या देखा था, उसके बाद में अपने भृंग बीटल का देखा था, फिर ट्राइकोडर्मा कवक का देखा था। भृंग बीटल कीट है, ट्राइकोडर्मा कवक है, और बेसिलोवायरसिस क्या है, इसकी एक प्रजाति है NPV। ये क्या है, ये एक वायरस है जो क्या करता है, पादप के अंदर जितने भी वायरस जनित रोग होते हैं उनसे अपने को निजात दिलाता है। तो ये अपने जैव शाकनाशी हैं, इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मानव के लिए भी फायदा है और अपनी फसलों के लिए भी फायदा है, और आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी अपने को क्या है, फायदा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैव शाकनाशी यानी बायोपेस्टिसाइड के उपयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए और इन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, इनकी जनसंख्या बढ़ाने पे अपने को जोर देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।